गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। और आज का वीडियो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का चौथा वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप लिख लीजिए, प्रोसेस ही ज्यादा सही हमारा वर्ड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा इंटरनल एनर्जी, वो एनर्जी जो गैस के अंदर है, ठीक है, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बच्चों फिर वही बात मैं कहता हूं कि आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, जो है हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत अच्छी तरीके से समझना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? वो ये है कि जब हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्यों हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट हमारी जो है थोड़ी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चली जाती है और थोड़ी सी जो है वर्क में जाती है। प्रोसेस के हिसाब से वर्क होता है। ठीक है बच्चों, प्रोसेस के हिसाब से वर्क होता है। इसको हम बच्चों इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और इस तरीके से भी लिखते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जैसी कंडीशन होती है वैसा इसको लिखा जाता है। बच्चों मैं आपको जो है इसके पहले वीडियो में वर्क और क्यू के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में बता चुका हूं। अब हमारा जो है बचा हुआ है इंटरनल एनर्जी के बारे में बात आज करेंगे। और फिर जो वर्क का हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर वीडियो हमारा बनेगा, उसको आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात कर रहे हैं इस इंटरनल एनर्जी की और इससे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने में हमको काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। और टोटल एनर्जी बच्चों अभी तक जो हम टोटल एनर्जी पढ़ते आए हैं वो हमने पढ़ी है किसी बॉडी की। ठीक है, किसी बॉडी की। और जैसे ग्रेविटेशन वगैरह में भी टोटल एनर्जी पढ़ी, वो भी हमारी एक बॉडी हो गई जो मूव कर रही है। तो बच्चों उसमें हमारे पास क्या था, उसमें पास बच्चों टोटल एनर्जी हमारे पास क्या थी, एक थी काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी थी पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों थी हमारी टोटल एनर्जी। तो बच्चों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तब होती है किसी सिस्टम में जब हमारा जो है वो सिस्टम मूव कर रहा हो। ठीक है, सिस्टम मूव कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी होती है हर कंडीशन में, लेकिन वो किसी के रेफरेंस में होती है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं गैस के बारे में। और गैस हमारा जो है वो जो है कंटेनर में इस तरीके से पैक है। और कंटेनर हमारा रेस्ट पे कहीं रखा हुआ है। अब बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटेनर मूव नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी तो हमारी होगी जीरो, तो खत्म हो गई। ठीक, अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमने इसको जो है ग्राउंड पे रख रखा है। और जो है पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी हम ग्राउंड पे जीरो मानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का हमारा कोई भी फार्मूला डायरेक्ट है नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है। यहाँ पर चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों हो गई जीरो। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी, इस हिसाब से टोटल एनर्जी हमारी हो गई एक गैसियस सिस्टम की जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब बच्चों इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, वो कैसे घटती है कैसे बढ़ती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों सपोज करिए ये हमारा डायथर्मिक या एक तरीके से कंडक्टिंग सिलेंडर है या कंटेनर है, और इसमें हमने क्यू हीट सप्लाई करी।
अब हीट होता है बच्चों एनर्जी का फॉर्म, ठीक है, हीट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म, और वो हमारा जो है इसके अंदर चला गया या इसके अंदर से हमने निकाल लिया, दोनों काम होता है। तो बच्चों क्या हुआ कि एनर्जी हमने इसके अंदर दे दी। अब बच्चों ये जो एनर्जी हमने दी, ना तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, ना पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही है, तो बच्चों जा कहां रही है, सवाल ये पैदा होता है कि जा कहां पे रही है। तो बच्चों वो हमारी क्या होती है, वो हमारी इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में हमारी वो जो है हीट जो हमने इसको सप्लाई करी वो इंक्रीज करने में चली जाती है, और यदि हम हीट निकालते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब बच्चों हमने जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वो किसी बॉडी के बारे में पढ़ी थी, बॉडी है वैसे मूव कर रही है। अब बच्चों गैस का नेचर एक सॉलिड बॉडी से बहुत अलग होता है या लिक्विड से बहुत अलग होता है। क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो है गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं खूब ढेर सारे, जो रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन में बच्चों मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, और ये रैंडम मोशन बच्चों लगातार होता रहता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा गैस का कंटेनर तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, ऑलवेज इन मोशन की बात तो आपको समझ में आती है, वो कभी एक जगह नहीं रहते। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस मॉलिक्यूल्स हैज एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल के पास हमारी काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहती है, और बच्चों गैस मॉलिक्यूल की ये काइनेटिक एनर्जी ही हमारी कहलाती है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम। ठीक है, गैसियस सिस्टम, ये हमारी गैसियस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब बच्चों जब मैंने आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाया था, और उसमें जो हीट और टेम्परेचर का जो मेरा वीडियो था उस पे मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगी, ना याद हो तो देख लीजिएगा। वो बताई थी कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक हमारी एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, और इस एनर्जी से क्या होता है, टेम्परेचर हमारा जो है इंक्रीज होता है, और हीट का फ्लो होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, और उसी में बच्चों एक बात बताई थी, वो यहां पे अप्लीकेबल होगी, सॉलिड में थी। क्या था कि हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात हुई थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मोशन में होते हैं, और ये मोशन जो है हमारा जो है कौन कौन सा होता है, ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है और वाइब्रेशनल होता है। ठीक है, ये बात मैंने उसमें बताई थी। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है वैसे उनका जो है जो ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है। ये बात बच्चों मैंने हीट और टेम्परेचर के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताई थी। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि हमने जो है इसमें हीट सप्लाई करी, यानी कि एनर्जी सप्लाई करी, उससे इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ कि गैस के पास हमारी जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास हमारी जो है ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, तो उसकी जो है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। और यही काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारी जो है इंटरनल एनर्जी हमारी कहलाती है। बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा बात हो गई इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये हमारी पूरी बात हो गई कि जो है इंटरनल एनर्जी। तो अब बच्चों यहां से जो एक कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को हम एक लैंग्वेज में, एक लाइन में लिख के बताते हैं, ठीक है। एक लाइन में लिख के बताते हैं बच्चों, उसको लिखिए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम इज, ठीक है, नोट करिए इसको अच्छी तरीके से लिखिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम is sum of its total kinetic energy, sum of its total kinetic energy of molecules of gas, ठीक है। जो कि हमारे पास तीन तरीके के मोशन में हो सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और बच्चों दूसरा होता है हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें बच्चों वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है और ये हाई टेम्परेचर पर होता है। मॉडरेट टेम्परेचर पे हमारा जो है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है पूरी जो है कैलकुलेशन हो गई, पूरी डिफिनेशन हो गई, पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम का, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम का। तो बच्चों अब यहां पर बात यहां पे ये आती है कि ये हमारा कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट कैसे होगा। तो बच्चों क्या हुआ, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में जब हम बदलेंगे तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कुल मिलाकर के, ठीक है बच्चों। और बच्चों अब आइए चलिए बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। और बच्चों जो मैंने पिछले 2 वीडियो में जो आपको पढ़ा रखा है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको ध्यान नहीं है तो वीडियो को यहीं देखिए, पहले उसको देख लीजिए और जो उससे नोट्स बनाए हो उसको सामने रख लीजिए, फिर यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर पहला वाली बात नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या किया, हीट सप्लाई करी, ठीक है। क्या किया हमने, हीट सप्लाई करी, और हीट सप्लाई बच्चों हमने करी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने सप्लाई करी, ठीक है। अब बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने क्या किया, QV हीट सप्लाई करी, और वो बच्चों होगा हमारा NCV डेल्टा T, ठीक है। जहां पर डेल्टा T है हमारा, डेल्टा T है बच्चों हमारा T2 माइनस T1, जहां पे T2 हमारा जो है वो फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर है, और T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है। इतनी हीट हमने इसको सप्लाई करी, n नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर है, प्रेशर इसका P है, ठीक है, वॉल्यूम इसका V है, और हमने क्या की कांस्टेंट जो है वॉल्यूम पे हमने इसकी हीट सप्लाई करी। अब बच्चों इस हीट का क्या होगा, इस हीट का क्या होगा, ये 2 पार्ट में जाती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो दी गई एनर्जी है वो हमारी एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगी और दूसरी वर्क में जाएगी। बच्चों हमारा प्रोसेस जो है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम का, और बच्चों मैंने वर्क के अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वर्क होता है हमारा P इंटू डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V। अब बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल्टा V हो गया 0, यानी कि W हो गया बच्चों हमारा 0,
ठीक है, यानी वर्क इस प्रोसेस में 0 होगा जब हम इसको हीट को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं। तो बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमने हीट सप्लाई करी उसको हम क्यूवी लिखें। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि वो हो जाएगा हमारा एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी हो जाएगा, इतनी हीट हमने सप्लाई करी, बराबर इंटरनल एनर्जी हमारी कुछ बढ़ रही है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हमारी कुछ बढ़ रही है, और W हो गया बच्चों P इंटू डेल्टा V, इस तरीके से हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज जो है रखते हैं वर्क की। तो देखिए क्या हुआ, एनसीवी डेल्टा टी बराबर U प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा जो है वर्क 0 हो जाता है, इस वजह से 0 रख दिया। तो बच्चों क्या हुआ कि एनसीवी डेल्टा टी जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में ही पूरा का पूरा खर्च हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ कि जितनी हीट हमने इसको दी, इस हीट ने हमारा वर्क तो 0 किया, तो हीट गई कहां, हीट पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में हमारी कंज्यूम हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर T1 से T2 तक बढ़ाते हैं, T1 से T2 तक बढ़ाते हैं, तो बच्चों क्या होता है, हमारा होता यह है कि जितनी हीट हम देते हैं उतना ज्यादा जो है उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, और वो पूरी की पूरी हीट हमारी जो है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट होती है बच्चों, जब हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर होता है सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, वो होता है हमारा। तो यहां पर इस तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो बच्चों एक तरीके से हमारा इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया एनसीवी डेल्टा टी, ये इस तरीके से हमारा यहां पर आ गया। अब बच्चों यही काम हम दोबारा करते हैं, लेकिन अब हम इसी काम को करते हैं बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, इसी काम को हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखिए हमारा क्या आता है। ठीक है, हमारा क्या आता है, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक, इस चीज को हम देखेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो यही कंसेप्ट यूज होगा और बार बार यूज होगा। ठीक है, बार बार यूज होगा कि हीट सप्लाई अब की से हमने करी कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया क्यूपी, जो कि होगा एनसीपी डेल्टा टी, इस तरीके से होगा बच्चों। ठीक है, जहां सीपी है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और एन है नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा टी हमारा ये है। डेल्टा टी यहां पर भी बच्चों इतना है। ठीक है, डेल्टा टी हमारा यहां पर भी बच्चों इतना है। और ये देखिए क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यहां पर लगाएंगे बच्चों। तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा QP इक्वल टू U प्लस W, और बच्चों इस तरीके से हो जाएगा QP इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू डेल्टा V, ये होगा हमारा वर्क। अब बच्चों यहां पर हमारा वर्क कुछ ना कुछ होता है, यहां पर वर्क हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, वर्क हमारा 0 नहीं होता, लेकिन बच्चों यहां पर जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वो बच्चों हमारी इसके बराबर होगी। ठीक है, इसके बराबर होगी। क्यों होगी मैं आपको साफ साफ बता दूं, क्योंकि T1 जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हमने जो है इसको हीट सप्लाई करी थी, वो हमारी T1 से T2 तक टेम्परेचर बढ़ाने में कंज्यूम हो गई थी। ठीक है, T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाने में कंज्यूम हो गई थी। यहां भी हम जो है T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट चाहिए होती है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में ही जाएगी, तभी हमारा इतना जो है वो बढ़ेगा टेम्परेचर, वरना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी गैस कंटेनर और ये सब चीजें कोई भी चेंज नहीं हुई। यहां पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में जब टेम्परेचर बढ़ाया था तो हीट सप्लाई की थी, तो जितनी हीट सप्लाई करी थी वो पूरी की पूरी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई थी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने में खर्च हो गई थी। अब बच्चों उसी गैस को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी हीट चाहिए होगी जो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। तो बच्चों ये वाला फैक्टर हमारा जो होता है वो हमेशा यही रहता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है इतना ही टेम्परेचर यहां पर बढ़ाया, और इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको जो काइनेटिक एनर्जी
चाहिए होगी वो बच्चों हमारी यहीं से आएगी। तो ये हमारा होगा यहां पर, ये बच्चों होगा हमारा यही NCV डेल्टा T प्लस PV, या वर्क कह लें तो वर्क हमारा प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, और इधर आ जाएगा हमारा NCP डेल्टा T। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। और बच्चों इसी कारण से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो इंटरनल एनर्जी को हमेशा हम लेते हैं NCV डेल्टा T। इसी कारण से हम इसको जो है इंटरनल एनर्जी को NCV डेल्टा T लेते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई की गई हीट से सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। ठीक है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई हीट की ज्यादा होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट था बच्चों, हमारा जो है इंटरनल एनर्जी का, जो कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को यूज करने में यूज करेंगे। जहां कहीं भी आपको इंटरनल एनर्जी दिखाई दे आप NCV डेल्टा T लगा दीजिए। अब बच्चों पिछले वीडियो में एक टर्म आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात उसकी करूंगा, पूरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी बात करूंगा तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है टिपिकल और डीप चीज है। धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूं, उस पर मैंने थोड़ा सा पिछले वीडियो बताया था, आज मैं थोड़ा सा एक और स्टेप बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, जो Cp और Cv की वैल्यू होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, जो Cp और Cv की वैल्यू होती है बच्चों, वो हमारी डिपेंड करती है एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी ये होती है कि गैस हमारा क्या है, गैस हमारा क्या है, मोनो एटॉमिक है। ठीक है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है। ठीक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, इस पे डिपेंड करता है हमारा, इस पे डिपेंड करता है Cp और Cv की फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। मैं यहां पे आपको नहीं बताने वाला कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कि बात हो जाएगी बहुत लंबी, वीडियो हो जाएगा लंबा, और फिर जो है आप जो है आपको समझ में आना हो जाएगा बंद। वो मेरा टारगेट नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहां पर बता रहा हूं कि कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है एक टर्म आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट करिए इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ये बच्चों जो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक टॉपिक है। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यही समझना है तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और YouTube पे डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आदर्श अग्रवाल। आपका जो है आपको एक वीडियो डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से तुरंत मिल जाएगा, मेरी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। ठीक है, वहां पे आप इसको देख लीजिएगा, और उस वीडियो में मैंने इसकी पूरी बात आपको डिटेल में बता रखी, पूरी एक एक बात जड़ से लेकर के पताई तक। यहां पर मैं उतनी बात बताऊंगा जितना हमको यहां पर जरूरत है, और हमारा काम यहां पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों होता है हमारा F, स्मॉल f से हम उसको डिनोट करते हैं, और उसका जो फार्मूला होता है बच्चों, उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू 3n माइनस k। 3n माइनस k, जहां पर n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम इन
ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसको नोट कर लीजिए, और के होता है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसको नोट कर लीजिए, कायदे से नोट करिएगा, अभी हम बार बार बिगाड़ के लिखेंगे फिर आपको होगी प्रॉब्लम। उसको कायदे से नोट सुनाइए। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का यहां पर हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है 3n-k। n होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस और n होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप यहां पर नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। तो मोनो एटॉमिक गैस में हमारा कितना मॉलिक्यूल एटम होगा? सिर्फ एक एटम होगा इसमें, ठीक है, एक एटम होगा। तो देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक। और बॉन्ड हमारे पास कुछ होगा नहीं, अकेले एटम का क्या बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमारा मोनो एटॉमिक गैस होता है हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, इस टाइप के जो है गैसेस हमारे जो है मोनो एटॉमिक गैस है। तो बच्चों यहां पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे हो जाएगा 3 × 1 और k की वैल्यू है 0, तो आ गया 3। ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो गई हमारी 3। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब बच्चों आते हैं डाई एटॉमिक पे। ठीक है, डाई एटॉमिक देखिए क्या हुआ, एक जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारा O2 होता है, तो O के बीच में ऐसे बॉन्ड बन गया, ठीक है, O के बीच में हो गया हमारा बॉन्ड, जैसे ऐसा हो गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन लेंगे तो N और N के बीच में हमारा इस तरीके से बॉन्ड बन गया। ठीक है, चाहे जैसे बने, ये हमारा बॉन्ड बन गया इस तरीके से। हाइड्रोजन हो गया H2, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया हमारे पास इस तरीके से। तो ये हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों देखिए डाई एटॉमिक गैस में क्या होगा, ठीक है, डाई एटॉमिक गैस में क्या होगा, N हो जाएगा हमारा 2, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 2 है, और क्या हुआ, K हो गया बच्चों हमारे पास 1। ठीक है, N हो गया 2, K हो गया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, 3n - k के हिसाब से हो जाएगा 3 × n है 2 और -1 यानी कि हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो डाया एटॉमिक गैस एटम में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया बच्चों हमारे पास 5, इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों आते हैं ट्राई एटॉमिक गैस पे, और बच्चों यहां पे एक हल्का सा पेज होता है, इसको समझिएगा। ट्राई एटॉमिक गैस बच्चों हमारे पास जैसे क्या होते हैं, जैसे हो गया हमारे पास SO2, देखिए इसमें 3 एटम है, ठीक है, ओजोन ये हमारे पास है, इन्हीं दोनों का एग्जांपल हम लेते हैं, वैसे गैसेस बहुत सी है। ठीक है, देखिए तो क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड होगा हमारे पास वो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हो गया। और ओजोन का होगा बच्चों स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसमें और इसमें बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। कैसे आता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये सब आप नोट कर लीजिए फार्मूला और फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये इसका जो है फार्मूला है F बराबर 3n - k। ठीक है, 3n - k डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है F बराबर 3n - k। अब बच्चों जैसे SO2 के लिए हमको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, तो देखिए क्या होगा, F बराबर 3, नंबर ऑफ एटम्स 3 माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ एटम 3 हो गया -2, ठीक है, -2 हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो इसमें से हम घटा देंगे -2, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 7, यानी ट्राई एटॉमिक जो है गैस होता है उसका जो है अगर ऐसा हमारा रिलेशनशिप होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चों 7। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए क्या हो जाता है, वो होता है 3 × 3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, यानी ये आएगा हमारा 6। देखिए 3 फॉर्मूले का है, 3 हमारा एटम है और 3 हमारे बॉन्ड है, 1 2 3 अलग अलग बॉन्ड है, इसको हमने घटा दिया तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये हमारा हो गया 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइएटॉमिक गैस के केस में, और ये हमारा हो गया 5 डाइएटॉमिक के केस में, और मोनोएटॉमिक में इतना हो गया। अब बच्चों क्या होता है, उसके बाद आता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में बच्चों हमारे पास जो होता है
वो हमारा होता है 7। ठीक है, ये फार्मूला पॉली एटॉमिक के ऊपर लागू नहीं होता। ये वाला फार्मूला पॉली एटॉमिक के ऊपर लागू हमारा नहीं होता। इस चीज को नोट कर लीजिए, इसका होता है 7। तो ये बच्चों बात हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम के वैल्यू के बारे में। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के वैल्यू के बारे में। अब ये क्या होता है, कैसे ये फॉर्मूला आता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की मीनिंग क्या है, ये पूरा का पूरा बच्चों मैंने समझा रखा है अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डिग्री ऑफ फ्रीडम के वीडियो में। आप वहां पर जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल में एक एक बात बता रखी है। और उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से नीट पे आते हैं। नीट में उस पर खासतौर से क्वेश्चन आते हैं और आईआईटी में उसका यूज आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में। तो उसको देखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आपको जो है अपना कंपटीशन निकालना है। ठीक, तो ये बच्चों हो गया हमारा पूरा का पूरा। आप यहां पर नोट कर लीजिए कि हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों सीपी और सीवी पे डिपेंड कर रहा है हमारी पूरी कहानी। ठीक है, सीपी और सीवी पे हमारी पूरी कहानी डिपेंड कर रही है। तो बच्चों सीपी और सीवी का फार्मूला जो है वो हमारा जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अब जो है यहां पर देखते हैं कि सीपी और सीवी का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है हमारे पास, सीवी जो होता है बच्चों वो होता है F/2 इंटू आर। ठीक है, F/2 इंटू आर, जहां पे F है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और आर है हमारा गैसियस कांस्टेंट। ठीक है, आर है हमारा गैसियस कांस्टेंट। इस चीज को आप नोट कर लीजिए है। और बच्चों सीपी क्या होता है, सीपी होता है F/2 इंटू आर प्लस आर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारा F/2 प्लस 1 इंटू आर, या हम कहें F+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ये वैल्यू होगी हमारी सीपी की। ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारी सीपी की इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के सीपी और सीवी की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में हमारे पास ये होती है। ठीक, तो सीवी हो गया ये, और सीपी को हम लिख सकते हैं यहां पर इस तरीके से, सीपी इज इक्वल टू F+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ये हमारा इस तरीके से निकल आया। तो बच्चों मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखिए क्या होगा, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा हमारे पास, मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, सीवी की वैल्यू होगी 3/2r, क्योंकि 3 होता है, और सीपी की वैल्यू होगी हमारी 5/2r। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, सीवी की वैल्यू होगी बच्चों 5/2r और सीपी की वैल्यू होगी 7/2r। इस तरीके से नोट कर लीजिए। और ट्राई एटॉमिक में, ठीक है, ट्राई एटॉमिक में क्या होगा, सीवी की वैल्यू होगी हमारी 7/2r और सीपी की वैल्यू आएगी 9/2r, जब हमारा जो है लीनियर है। इस तरीके से हमारा बनता है। और बच्चों क्या होगा, जब हमारा इस टाइप का है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस टाइप का है, तब हमारी सीवी की वैल्यू होगी 6/2r और सीपी की वैल्यू होगी हमारी जो है 8/2r। इस तरीके से हमारा ये आएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। जब हम सवाल लगाते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के जब सवाल लगाते हैं तो क्या होता है कि हमको जैसे लिखा होता ए गैस, उन्होंने सवाल दे दिया कि ए गैस, अभी बताता हूं कैसे आप फंसोगे, ए गैस, और एक गैस को हमने हीट सप्लाई करी, क्यों, तो उसकी इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो बच्चों क्या करते हैं क्वेश्चन में घुमाने के लिए, कभी वो गैस दे देंगे हीलियम, कभी दे देंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और कभी दे देंगे कि ऑक्सीजन। उसमें ये चीज कतई नहीं लिखी होगी क्वेश्चन में कि हमारा मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, या ट्राई एटॉमिक है, या पॉली एटॉमिक है, या मीथेन गैस दे देंगे। मीथेन गैस हमारा पॉली एटॉमिक पे आ जाएगा।
तो बच्चों वहां पर हमको सीवी की वैल्यू सबसे पहले उसकी एटॉमिसिटी देख करके डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर हमने उसकी एटॉमिसिटी नहीं देखी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही पेच होता है और इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स बेस में, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चले। अभी क्वेश्चन करवाएंगे जब थर्मोडायनेमिक्स तो आपको सारी बातें याद दिलाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बात कह रहा हूं कि आप जो है नोट्स बनाते चले, नोट्स बनाते चले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक जो है वीडियो बनाया है थर्मोडायनेमिक्स 00 के नाम से, थर्मोडायनेमिक्स 00 के नाम से, जिसमें मैंने आपको यह बता रखा है कि किस तरीके से आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ना है अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो। ठीक है, आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, जितने ज्यादा वीडियो बन जाए। हो सकता है मेरे नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो और वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ठीक है, हो सकता है आपके पास वीडियो ज्यादा पहुंचे, लेकिन आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप यदि देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ कह सकता हूं करना या ना करना आपकी मर्जी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपने देख लिया तो आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें बहुत सी बातें हैं, अभी इसमें बहुत सी बातें हैं जो परेशान करेंगी। वो सवाल जब लगाऊंगा तब एक एक बात आपको याद दिलाऊंगा। जब तक मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बता देता, अभी मैं न्यूमेरिकल्स को हाथ भी नहीं लगा रहा। इवन देन मैंने एक छोटा सा भी न्यूमेरिकल नहीं करवाया। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो एक साथ करवाऊंगा और हर लेवल का करवाऊंगा। ठीक है, हो सकता है 2-3 वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ही बना दूं और इसमें वो सब कवर होगा। ठीक, पूरा का पूरा ये हमारा कवर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ कि सीवी और सीपी का इस तरीके से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेफरेंस में हमारा जो है फाइंड आउट हो गया हमारा वैल्यूज। अब देखिए हमारे पास इस रेफरेंस में हमारे पास जो है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट की जो है क्या निकल के आती है, हीट की जो निकल के आती है एक्सप्रेशन, वो क्या निकल के आता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, QV अर्थात ये कि हमारा जो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कितनी जा रही है वो बच्चों होगी हमारी NCV डेल्टा T। इस तरीके से होगा NCV डेल्टा T। ठीक, और बच्चों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा NCV की वैल्यू हो गई F/2R, ये हो गया, और डेल्टा T इस तरीके से। और देखिए यदि कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा है तो QP हो जाएगा, वो हो जाएगा NCP डेल्टा T, और बच्चों वो आ जाएगा हमारा NF+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास जो हो गया पूरी तरीके से, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, QV QP की, और CV CP की आ गई हमारी किस तरीके से। अब बच्चों इसकी वैल्यू निकालते समय हमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि हमारी गैस मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या ट्राइटोमिक है। उसके बाद हम यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू रख करके CV CP की वैल्यू रख देंगे और सवाल में रख देंगे इसकी वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इंटरनल एनर्जी बच्चों होती है हमारी NCV डेल्टा T, और बच्चों इसको भी अगर हम लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में तो वो हमारा आ जाएगा NF/2R डेल्टा T। ठीक है, और जो ये वीडियो हमारा इंटरनल एनर्जी का ही था, और इंटरनल एनर्जी के जो फाइनल वैल्यू, फाइनल एक्सप्रेशन हमारा निकल के आया वो ये है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो है हम इसका यूज करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप बार बार लिख लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने क्लास फेलो से डिस्कस करिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बात बहुत जल्दी समझ में आती है, उनसे डिस्कस करिए। अपने जो है किसी और ऐप पे देखना चाहे आप देख लीजिए, किसी और का वीडियो देखना चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरा देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप चाहे कहीं से भी क्लियर करें। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो था मेरा आज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, जो कि वीडियो अब कंप्लीट होता है। इसमें जो कुछ भी आपने सीखा वो यूज करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कायदे से करेंगे और उसके लगाएंगे सवाल। तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।